नमस्कार, हरियाणा न्यूज के चुनावी शो चुनाव की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के हर दिन सियासी उठापटक तेज होती हुई दिखाई दे रही है। सियासी दंगल में हर दिन कोई ना कोई नया मुद्दा भी एंट्री ले रहा है। इन मुद्दों पर वार पलटवार भी जारी है। चुनाव जीतने और सत्ता पर काबिज होने के लिए काफी दिलचस्प सियासी दौड़ इन दिनों प्रदेश में चल रही है। इस रेस में कौन चल रहा है आगे, जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम चुनाव की बात। चुनाव की बात में बात सबसे पहले सीएम नायब सिंह सैनी की करते हैं। सीएम ने जहां प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है, तो वहीं कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा पर भी कटाक्ष किया। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है। मुझे खुशी है इस बात की कि मोदी जी ने तीसरी बार देश के प्रधान सेवक की शपथ ली है और उनके नेतृत्व के अंदर ही हरियाणा और विकास की ऊंचाइयों को छुएगा और हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बनेगी। हमने आकर के 14 अन्य फसलें एमएसपी पर खरीदी। अब हमने घोषणा की है कि हम 100% फसलें एमएसपी पर किसान की खरीदेंगे। स्वामीनाथन ने कहा कि किसान की आय बढ़नी चाहिए। उस कमेटी का भूपेंद्र सिंह हुड्डा चेयरमैन और रिपोर्ट भी आ गई, डस्टबिन में डाल दी। कहते भाई तय झूठ बोल रहा था या कोई और बोल रहा था, तेरे अंदर कुछ लेना चाहिए उसने। यदि उसके अंदर सोनिया गांधी झूठ बोल रही हो भी और नहीं लागू करनी, जो कार्रवाई नहीं होगी उन्हें लागू, इसने अब बढ़ाए कर और डस्टबिन में डाल दी। इसमें दम नहीं था, ये बात नहीं कर सकता था। किस प्रकार से वो देश की जनता को प्रताड़ित किया, FIR दर्ज नहीं की थी। भूपेंद्र हुड्डा के शासन में इस प्रकार का शासन तंत्र था। लोग भय के अंदर रहते थे और लोगों को वोट लेने के बाद जनता को, प्रदेश को विकास से वंचित रखना और उनको लाइन में खड़ा करना, उनको प्रताड़ित करना, इस प्रकार का शासन तंत्र रहा है। लोग भूले नहीं हैं आज उनके समय के अंदर क्या क्या होता था। इस प्रकार का शासन भूले नहीं हैं लोग, इनको सबक सिखाने वाले हैं। अभी जब ये चुनाव में 24 घंटे सुनता हूँ, आप देख भी रहे हैं। मैंने कहा है कि मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं पूरे प्रदेश के अंदर। जब मैं ये बात बोल रहा हूँ, पहला कोई ऐसा व्यक्ति है जो रात के 12, 1 बजे, 2 बजे भी लोगों की बात को सुनता है। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, मैंने कहा है कि मैं 24 घंटे बात सुनता हूँ। इस प्रकार की अगर बात कर रहा है कोई, अगर उसकी टेक्निकल कोई दिक्कत है पर्सन है, वो टेक्निकल अगर कोई दिक्कत है उसी में दूर करनी पड़ेगी और मैं तो दूर नहीं कर सकता उसको। चुनाव की बात में बात करते हैं हरियाणा बीजेपी की तैयारियों की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर के पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी और बताया कि प्रदेश में सीएम नायब सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने बताया कि हर विधानसभा क्षेत्र में सीएम की रैलियां होंगी और साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर उन्होंने निशाना साधा। जो आज हरियाणा प्रदेश में नई वोटर लिस्ट जारी हुई है और आज हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथ हुए हैं। सभी 20,629 बूथों की हमारी बैठकें 25 तारीख को रहेंगी। उस बैठक के बाद पार्टी की, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की प्रत्येक विधानसभा में रैलियां भी होंगी। वो रैलियां भी प्रत्येक विधानसभा स्तर पर होंगी और सभी दूसरे प्रांतों से भी आए हुए नेताओं के प्रवास रहेंगे और जन आशीर्वाद संपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा घर घर जाकर हम संपर्क करने वाले हैं। हमारी पार्टी में रहकर किसी ने भी पार्टी की खिलाफत नहीं की। विकसित भारत का संकल्प हमने लिया है। आने वाले समय में बेरोजगारी देश में और प्रदेश में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। सबको काम देने की हमारी योजना है। सभी बेरोजगारों को रोजगार देने की हमारी योजना है और ये उसी का एक शुरुआत है। हमने 1,20,000 कर्मचारियों को जो नियमित करने का काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है। अगर कोई छूट गया है, कोई कैटेगरी उसमें रह गई है, उस कैटेगरी में विचार करके रखते हैं। हर कैटेगरी को ध्यान में रखते हैं और बहुत सारी चीजों पर ध्यान विचार विमर्श करने के बाद हम उम्मीदवार को तय करते हैं।
और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कसी हुई है। हरियाणा बीजेपी की चुनावी तैयारियां अब तेज होती हुई नजर आ रही हैं। हरियाणा बीजेपी की तरफ से एक चुनाव समिति का गठन किया गया है, जिसमें कई सदस्य हैं। मोहनलाल बड़ोली, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह इस कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें कृष्णपाल गुर्जर, वो भी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उन्हें भी इस कमेटी में रखा गया है। और संसदीय बोर्ड की सदस्य हैं सुधा यादव, वो भी इस कमेटी की सदस्य हैं। पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा और राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ भी इस कमेटी के सदस्य हैं। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को भी इस कमेटी में जगह दी गई है। प्रदेश संगठन महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा भी इस कमेटी के सदस्य हैं। बता दें कि कई वरिष्ठ नेताओं समेत कुल 20 नेता इस चुनाव समिति के सदस्य हैं। तो ये बेहद अहम चुनाव समिति का गठन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है। और बीजेपी की रणनीति साफ है। जहां हर वर्ग को साधने के लिए सीएम नायब सैनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी 25% नए चेहरों को सियासी दंगल में उतारने की तैयारी कर चुकी है। और वहीं रणनीतिक बैठकें भी लगातार जारी हैं। बीजेपी की रणनीति पर एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में बीजेपी जीत के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर हार के बाद बीजेपी ने अपना सियासी गेर बदला और तेज रफ्तार के साथ प्रदेश के लोगों के लिए सौगातों का पिटारा खोलना शुरू कर दिया। जो वर्ग सबसे ज्यादा नाराज बताए जा रहे थे, उनके लिए ही नहीं बल्कि हर वर्ग को साधने की कोशिश में बीजेपी सरकार जुट गई। सीएम नायब सैनी ने एक के बाद एक कार्यक्रम शुरू किए, जो अभी तक भी जारी है। और इन कार्यक्रमों के माध्यम से किसान, सरपंच और कच्चे कर्मचारी, ओबीसी वर्ग और महिलाओं समेत तमाम वर्गों को साधने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई। आप मजबूती से अपना एस्टीमेट बनाएं। पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं आपको। हमने आज ये निर्णय किया है कि आप अगर मिट्टी की उस भरत के लागत का एस्टीमेट अलग से बनाएंगे, वो भी सरकार देगी। मैं अभी आपको बता रहा था कि हमारे सरपंच भाइयों के सामने एक ये बड़ी शिकायत रहती थी कि जेई कई महीने तक एस्टीमेट नहीं बनाता, इससे काम में भी देरी होती थी। हम अब HEW पोर्टल पर ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि अगर हमारे सरपंच ने जिस दिन रेजुलेशन पंचायत का पास किया, उसके 10 दिन के अंदर वो ऑटोमेटिक जेई की जिम्मेवारी बन जाएगी कि उसका एस्टीमेट बनाना और उसका अपलोड करना। तो फसलों को MSP को लेकर के घोषणा की गई थी। कैबिनेट की मीटिंग के अंदर उस एजेंडे को रखा गया। इस घोषणा को क्रियान्वित करते हुए आज फैसला लिया गया कि अब तक 10 नई फसलों नामंत की गई हैं, जिसमें रागी, सोयाबीन, काला तिल, नाइजर सीड, कुसुम, जौ, मक्का, ज्वार, जूट, खोपरा और मूंग की खरीद, ये 10 फसलें हैं। इनकी खरीद MSP पर वो हरियाणा सरकार अपने खर्चे के ऊपर वहन करेगी। सरकार का ये ध्येय है कि किसानों की आय को स्थिर करना और उसमें बढ़ोतरी करना, ये हमारी सरकार का मुख्य ध्येय है। इससे फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। अन्य फसलें अगर किसान बोना चाहेगा तो उसके अंदर भी उसको अवसर मिलेगा। हरियाणा सभी फसलों को खरीद करने वाला ये देश का पहला राज्य है जो MSP के ऊपर जो फसलों को खरीद करने वाला राज्य है।
जब तक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तब तक मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और आदरणीय मनोहर लाल जी ने हर घर के अंदर गैस का कनेक्शन पहुंचाने की व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी सरकार ने की थी। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि हमारी ऐसे लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर 46 लाख परिवार हैं, ऐसे 46 लाख परिवारों को जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है और जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिनके 12 लाख ऐसे लाभार्थी हैं, ऐसी सब बहनों को आज के बाद ये गैस का सिलेंडर मात्र 500 रुपए के अंदर आप लोगों को उपलब्ध होगा। इस बात की मैं आज घोषणा करता हूं। इसी तरह से नायब सैनी सरकार अलग अलग वर्गों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर चुकी है, जिसमें मुख्य रूप से अगर आपको बताएं, सरपंचों के मानदेय में बढ़ोतरी, ई टेंडरिंग के बिना 21 लाख तक के काम, किसानों के लिए सभी फसलों पर एमएसपी समेत कई घोषणाएं, ओबीसी वर्ग के लिए क्रीमी लेयर बढ़ाने और आरक्षण समेत कई घोषणाएं, अग्निवीरों के लिए हरियाणा में सरकारी नौकरियों में आरक्षण समेत कई घोषणाएं, महिलाओं और बच्चों के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं तीज के मौके पर सीएम सैनी कर चुके हैं। उज्ज्वला योजना के परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर की घोषणा भी नायब सैनी सरकार की तरफ से की जा चुकी है। करीब 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों की नौकरी को सुरक्षित करने का फैसला भी सीएम नायब सैनी ले चुके हैं। तो वहीं संगठन की बैठकें भी लगातार जारी हैं। बीजेपी की तरफ से मंथन का दौर लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से ही जारी है। हरियाणा पर पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्रीय नेतृत्व का फोकस लगातार बना हुआ है। लगातार रणनीतिक बैठकें दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक जारी हैं। हरियाणा पर बीजेपी का विशेष फोकस, पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बनाए हुए हैं नजर। सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और सांसदों को पीएम दे चुके हैं निर्देश। 7 अगस्त को अमित शाह के आवास पर हो चुकी है रणनीतिक बैठक। 29 जुलाई को दिल्ली में आरएसएस के साथ हरियाणा बीजेपी कर चुकी है मंथन। 4 अगस्त को कुरुक्षेत्र से चुनावी शंखनाद कर चुकी है हरियाणा बीजेपी। जल्द ही पीएम मोदी और अमित शाह समेत बड़े नेता भी करेंगे प्रदेश में रैलियां। 25% नए चेहरों को मैदान में उतारने का ऐलान कर चुकी है बीजेपी। हरियाणा में जिन कंधों पर बीजेपी ने जीत के लिए भरोसा जताया है, उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। 4 मुख्य चेहरे हैं जिनके कंधों पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत की जिम्मेदारी बीजेपी ने दी है, जिनमें सबसे पहला और सबसे बड़ा चेहरा है प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। दूसरा बड़ा चेहरा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी हरियाणा बीजेपी की जिम्मेदारी दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान को हरियाणा चुनाव के लिए प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और राजस्थान बीजेपी के बड़े नेता सतीश पूनिया पर भी बीजेपी ने हरियाणा में भरोसा जताया, उन्हें प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई। यानी इन 4 नेताओं के बलबूते जीत का खाका बीजेपी ने तैयार किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली साफ कर चुके हैं कि इस बार प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 25% नए चेहरों को बीजेपी मौका देगी। बिल्कुल नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। बहुत सारे चुनाव में मैंने कहा भी है, 25% परिवर्तन तो हर चुनाव में हुआ है, वो अब की बार भी होगा, पहले भी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के इस बयान का समर्थन पूर्व मंत्री अनिल विज भी कर चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, 25% क्यों, अगर आवश्यकता पड़े और सारे विधायकों का रिकॉर्ड देखना चाहिए कि क्या रिकॉर्ड है उनका, और उसी के मुताबिक उनको टिकटें देनी चाहिए। यानी साफ है, बीजेपी किसी भी तरह हैट्रिक की कोशिश में जुटी हुई है और हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि प्रदेश में एक बार फिर से जीत हासिल की जा सके। और बीजेपी अलग अलग बैठकों के बाद रणनीति पर काम करती हुई भी दिख रही है, जिसका नतीजा ये है कि सीएम नायब सिंह सैनी अलग अलग वर्गों के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करवा रहे हैं और उन्हें बड़ी सौगातें देते नजर आ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी का संगठन जमीनी स्तर पर भी विपक्ष की हर चाल का जवाब देने के लिए जनता के बीच में है। हालांकि देखना होगा विधानसभा चुनाव में
जनता बीजेपी का कितना साथ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और चुनाव की बात में बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की। भूपेंद्र हुड्डा एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे और इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में व्यापारी असुरक्षित हैं। भूपेंद्र हुड्डा सरकार पर हमलावर नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर व्यापारियों को सुरक्षा मिलेगी, इंस्पेक्टर राज को फिर से खत्म करेंगे, ये दावा भी उन्होंने किया है। और साथ ही यहां पर यह भी दावा वो करते हुए नजर आए कि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में इस बार बनेगी। पानीपत में एक कार्यक्रम था और भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने का दावा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने किया है। व्यापारी वर्ग का यह कार्यक्रम जिसमें उन्होंने शिरकत की और इस दौरान सरकार पर जमकर निशाना साधा। और व्यापारी असुरक्षित है, यहाँ पूरा प्रदेश ही असुरक्षित है। व्यापारी को सबसे पहले सुरक्षा चाहिए ताकि व्यापार करे। यहाँ पर तो इंस्पेक्टरी राज चल रहा है। मैं तो कहा हूँ हरियाणा प्रदेश असुरक्षित है, अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो कहूँ पहले 2005 से पहले ऐसे था। उसके बाद हमने कहा था जब मेरे को सेवा का मौका मिला, या तो बदमाशी छोड़ दो बदमाशों को, या हरियाणा छोड़ दो। आपने देखा छोड़ गए और हरियाणा ने प्रोग्रेस किया। जो है मन बना चुकी है हरियाणा में कि आने वाली सरकार कांग्रेस की बनाएंगे, क्योंकि इस सरकार से, मौजूदा सरकार से हर वर्ग विमुख हो चुका है। चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे शहरी हो, चाहे ग्रामीण। और चुनाव की बात में बात करते हैं हरियाणा कांग्रेस की रणनीति की। हरियाणा कांग्रेस की रणनीतिक टीम ने दिल्ली में मंथन किया। सत्ताधारी दल बीजेपी के खिलाफ मजबूत रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस की रणनीतिक टीम की बैठक हुई और कांग्रेस नेताओं का यह दावा है कि बीजेपी के खिलाफ दमदार जीत के लिए रणनीति बनाई गई है। एक रिपोर्ट आप देखिए। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में दमदार जीत हासिल करने के लिए रणनीतिक टीम बनाई और इस टीम की पहली बैठक भी हो चुकी है। बैठक में कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए जिन्होंने हरियाणा में चुनाव पर मंथन किया और चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के लिए रणनीति बनाई गई। इस बैठक में क्या हुआ और बैठक के बाद नेताओं ने क्या कहा वो भी आपको बताएंगे, सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको कांग्रेस की रणनीतिक टीम के बड़े चेहरों के बारे में बता देते हैं। दीपक बाबरिया कमेटी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी भी हैं। उदय भान कमेटी के समन्वयक बनाए गए हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। भूपेंद्र हुड्डा कमेटी के सदस्य हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कुमारी सैलजा कमेटी की सदस्य हैं, सिरसा से सांसद हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। रणदीप सुरजेवाला कमेटी के सदस्य हैं, राज्यसभा सांसद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। दीपेंद्र हुड्डा कमेटी के सदस्य हैं, रोहतक से लोकसभा सांसद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। वरुण चौधरी कमेटी के सदस्य हैं, अंबाला से लोकसभा सांसद हैं, मुलाना से पहले विधायक भी रह चुके हैं। कैप्टन अजय यादव कमेटी के सदस्य हैं, प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के सीनियर नेता हैं। आफ्ताब अहमद कमेटी के सदस्य हैं, विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह कमेटी के सदस्य हैं, कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कई अन्य सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेताओं समेत कमेटी में कुल 45 सदस्य हैं। इस कमेटी की पहली बैठक दिल्ली में हुई। कमेटी के अध्यक्ष दीपक बाबरिया, समन्वयक उदय भान और सदस्य भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी वीरेंद्र सिंह समेत कई नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में बीजेपी के खिलाफ दमदार जीत को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद कमेटी के अध्यक्ष दीपक बाबरिया ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में ये दावा किया कि बीजेपी के खिलाफ दमदार जीत के लिए रणनीति बनाई गई है। ये बैठक में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा रही। बाय एंड लार्ज सुर एक ही था कि भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत दमदार लड़त से दमदार जीत हासिल करनी है। सर, कुछ नेता हालांकि नहीं इस बैठक में मौजूद रहे क्योंकि उनके खुद की यात्राएं चल रही है हरियाणा में, तो आने वाले दिनों में क्या दोबारा से ये बैठक रहेगी? जिनसे नहीं संपर्क हो पाया, क्या दोबारा से बैठकें में डिस्कशंस किए जाएंगे? वो निश्चित किया गया है कि इस प्रकार की बैठक बार बार होगी, तो वो समय पर उपस्थित रहेंगे। कोई अर्जेंट उनके कोई सुझाव होंगे तो फोन से बता देंगे, 1-to-1 टॉक में बता देंगे, मेल से बता देंगे। सर, कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी जो डिस्कस की गई हो इस बैठक में? क्योंकि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो उस बैठक, अगर हम सूत्रों के हवाले से आ रही है कि कई का टिकट भी कट सकता है अगर जिसके परफॉर्मेंस सही नहीं है, तो क्या ऐसा कुछ कांग्रेस में भी देखने को मिलेगा?
यहाँ तो जो है एक ही बात है, मेरिट्स पे टिकट दी जाएगी, सर्वे आधारित टिकट दी जाएगी और बाय एंड लार्ज एक यूनानिमिटी जो बनती है संगठन में जिसके नाम के लिए उसको टिकट दी जाएगी। मगर अपार्ट फ्रॉम दैट जो निश्चित किया गया है वो जो है कि भारतीय जनता पार्टी जो आजकल मुख्यमंत्री जी बार बार कई घोषणाएं करते हैं और जुमलाबाजी करते हैं, वो कोई घोषणा का मतलब नहीं, 10 साल तक कुछ नहीं किया, अभी कहते हम 10 दिन में कर देंगे, तो प्रजा को जो है उनकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, उसको उजागर करना, लोगों को समझाना, वो आज का हमारा एक लक्ष्य था। वो कैसे करें वो भी एक हम लोगों ने उसकी थोड़ी डिटेल वर्कआउट कर ली है। एक आखिरी सवाल, चूंकि आपने संगठन का जिक्र किया, अभी भी प्रश्न चिन्ह है उस पर। संगठन में तो जो है उसका फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा मुझको पता नहीं है, बट कहीं ना कहीं स्वरूप से हमारे कई लोग फील्ड में आ जाएंगे। तो वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और सीएम नायब सैनी की घोषणाओं को लेकर पलटवार किया। साथ ही हरियाणा चुनाव के लिए अन्य दलों के साथ गठबंधन पर भी प्रतिक्रिया दी। हमारी स्ट्रेटेजी मीटिंग थी, चुनाव कैसे मजबूती से लड़ा जाएगा, कैसे कांग्रेस के लिए हम काम करेंगे ये बताइए। आगे के प्रोग्राम की डिस्कशन हुआ है। कांग्रेस मजबूत है और सब साथी है। उनको पता है उनकी घोषणा कोई नहीं, 10 साल तो किया नहीं उन्होंने, 10 साल तो हरियाणा को लूटा इस पार्टी ने, इस गठबंधन ने लूट का गठबंधन बना हुआ था। आज करें क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है उसकी। उनको पता है एक जो मैनिफेस्टो उनका उठाओ, एक भी मैनिफेस्टो में वायदा पूरा नहीं किया, चाहे किसान से किया, चाहे वर्कर से किया, चाहे किसी से जवानों से किया, कुछ नहीं किया। हमारे मैनिफेस्टो उठाओ, 2005 का उठाओ, 2009 का उठाओ, एक भी बिंदु आप नहीं निकाल सकते जो हमने पूरा नहीं किया। आज जो हम कह रहे हैं वो करेंगे। सर, चुनावों में क्या अलायंस का भी कोई चांस है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की देखिए राष्ट्रीय स्तर पे इन पार्टियों से अलायंस है हमारा, अभी प्रांतीय स्तर पे कोई चर्चा नहीं है, कोई होगा तो पता लगेगा तुम्हारे। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी सीएम की घोषणाओं को लेकर सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि ये सब जुमला है। उन्होंने दावा किया कि अब इनके झांसे में कोई नहीं आने वाला। कोई योजना नहीं है, सिर्फ धोखा है और अब लोग धोखे में आने वाले नहीं। 1 महीने बाद आचार संहिता लग रही है, सबको पता है कि सिर्फ झूठ का पुलंदा है, जुमलेबाज लोग हैं। 9.25 साल तक तो चुप बैठे थे, अभी 1 महीने में क्या करेंगे? ये सिर्फ मूर्ख बनाने का है। सब लोग समझते हैं कि सिर्फ इलेक्शन के लिए ये जुमले अपनाए जा रहे हैं और इस पर कोई भी इस झांसे में नहीं आने वाला। यानी साफ है, एक तरफ जहां बीजेपी सत्ता में रहते हर संभव जीत की कोशिश कर रही है, हैट्रिक का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल को लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद जो हौसला मिला, उसके बाद कांग्रेस काफी आक्रामक तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है और सत्ता में वापसी का सपना सच करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। हालांकि विधानसभा चुनाव में जनता किसका साथ देगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और चुनाव की बाद में बात करते हैं कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता की। कमल गुप्ता ने जेजेपी पर तंज कसते हुए बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि जेजेपी के 10 में से 6-7 विधायक तो ऐसे हैं जो टूटने को तैयार हैं। गुप्ता ने यह भी कहा कि जेजेपी का अब कोई अस्तित्व नहीं, जेजेपी अब 0 हो गई है। साथ वो निकल गई ना, वो छोड़ दिया, क्यों नहीं उन्होंने 4 साल तक कोई बात की? अब तो वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं उन्होंने 4 साल तक बात की? उनका क्या स्टेटस रह गया, क्या जगह रह गई? उनके 10 एमएलए थे, 6-7 टूटने को तैयार हैं, उनके बारे में हम क्या बोलें? उनका तो आज अस्तित्व। चुनाव की बात में बात करते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा की। उन्होंने फतेहाबाद से विधानसभा चुनाव लड़ने पर बड़ा बयान दिया। गोविंद कांडा ने कहा कि जहां से पार्टी आदेश करेगी वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी गोविंद कांडा को यह भरोसा दिलाया कि अगर गोविंद कांडा फतेहाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार बनते हैं तो वो तन मन धन से उनके लिए प्रचार करेंगे। अभी मेरे पास रानिया भी है, इलाहाबाद भी है, फतेहाबाद भी है। आपको पता है कि ये बीजेपी का परिवार बहुत बड़ा परिवार है। जहाँ से फैसला आएगा मैं वहाँ चला जाऊँगा सेवा करने। और मैंने एक बयान इसमें ये भी दिया था कि अगर मुझे टिकट मिलेगी या ना मिलेगी तो भी मैं सेवा करूँगा, भाजपा में रहूँगा और भाजपा के साथ। खुद की चॉइस भी होती है, आपकी चॉइस को मैं जहाँ से भी मिलेगी मैं सेवा, क्योंकि मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ कि मैं राजनीति करने आऊँगा। हाँ, लेकिन मुझे मेरी किस्मत ने साथ दिया और आपकी किस्मत ने
मैं तो आपकी भी कहूँगा। और मैं फतेहाबाद आया तो फतेहाबाद के अंदर हमारी एक समाज सेवा की अलग जगह की राजनीति के मुआयने बदल दूंगा, बस मैं ये जरूर करके दिखाऊंगा। ये मैं फतेहाबाद की भावनाओं को मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से, और मुझे तक भी आवाज़ जा रही है और भाजपा परिवार में भी आवाज़ जा रही है ऊपर तक नेताओं के पास भी, और यहाँ से जो सर्वे गई है उसमें मुझे रिपोर्ट है कि वहाँ भी मेरा नाम गया है। लेकिन करिए तो आपको पता है कि बहुत बड़ा परिवार है भाजपा का, तो ऊपर तक जहाँ आदेश आएगा मैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में कोई क्या कर रहा है, पर मैं आपके बीच में, क्योंकि जब मैं आपसे जब इतना घुल मिल गया हूँ तो मैं आपकी सेवा करने के लिए और ये भाजपा की जोड़ी में डालने के लिए मैं यहाँ जरूर आऊँगा। वो भाई गोपाल कांडा जी हरियाणा लोकहित पार्टी में है, वो हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष है। इन्होंने भाजपा से ये कहा है कि सिरसा लोकसभा में 9 सीटें हैं, हम 9 पर काम करें मिलजुल के, कि 9 की 9 सीटें भाजपा में आए, तीसरी बार सरकार बढ़े। तो उन्होंने अपनी इच्छा जताई है। अब भाजपा और अलोपा भाई गोपाल कांडा जी मिलकर किन किन सीटों पे वो बात करके अपना समझौता, वो वैसे तो देखिए भाई गोपाल कांडा जी पूरे हरियाणा में भाजपा के साथ हैं और लगातार उनका समर्थन में है। चलिए फिलहाल चुनाव की बात में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।